चील उड़े आकाश मता जय मास की आस मताक लगाए। बम बम भोले अखियां खोले तीनों लोक भस्म हो जाए धन घोर घनाघन। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने गीतकार, कलम के बाहुबली मनोज मुंतशिर। थैंक यू निशांत, शुक्रिया। तो सर, अगर इजाज़त हो तो हम इस बातचीत की शुरुआत मनोज मुंतशिर से ना करके मनोज शुक्ला अमेठी से करें। हाँ बिल्कुल, मनोज शुक्ला भी मेरी पहचान है, वही पहचान लेके मैं पैदा हुआ था और उस पहचान पे मुझे उतना ही फख्र है जितना मनोज मुंतशिर पे है। एक जर्नी होती है, यात्रा होती है। तो ये वही था कि मनोज शुक्ला की यात्रा हो गई मनोज मुंतशिर तक, लेकिन दोनों ही पहचाने, दोनों ही आइडेंटिटीज मेरी हैं। अमेठी एक छोटा सा कस्बा, आज भी जी। छोटा है, उस वक्त तो बहुत छोटा था जबकि बात मैं कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि उस जमाने में अगर आप अपने माँ बाप को बताएं कि आप फिल्मों में जाना चाहते हैं जी। और आपकी 7 पुश्तों में कभी किसी ने सिनेमा तो छोड़ दो मुंबई का भी रुख न किया हो, तो बड़ा अजीब लगता है। मैं थोड़ा सा सौभाग्यशाली इसलिए था कि मेरे माँ बाप ने शुरू में तो प्रतिरोध किया, लेकिन उनका जी। रेजिस्टेंस बहुत दिनों तक इसलिए नहीं रुका क्योंकि उनको मेरा पैशन समझ में आ गया और जी। वो ये जान गए कि ये रोके से रुकेगा नहीं, तो अच्छा है कि इसको रोकना छोड़ दिया जाए। तो सर, अब ये तो आपका शुरुआत तो हो गया था, लेकिन ये मुंतशिर आया कैसे? यार मुंतशिर ऐसे आया कि शायरों की एक परंपरा है। जी। वो आप अगर उठा के देखें तो साहिर का भी असली नाम साहिर नहीं था, अब्दुल था, अब्दुल हई। जी। मजरू साहब का भी नाम असरारुल हक था। किसी का भी जी। नाम असली जो है वो हमें नहीं पता है, हमें उनके सिर्फ पेन नेम्स पता है। हाँ, तो 97 की ही बात है। मेरे ख्याल से दिसंबर का महीना रहा होगा और मैं अपने गांव में था, गौरीगंज। जी। शाम का वक्त था और 7 साढ़े 7 बजे तक तो पूरा टाउन सो चुका सन्नाटा था। हो जाता है। सन्नाटा था, हाँ, और वो भी सर्दियों में, दिसंबर की सर्दियां। मैं आवारागर्दी करता हुआ यहाँ वहां भटक रहा था। मुझे जरूरत थी एक चाय की जी। और कहीं मुझे दूर एक भट्टी पे धुआं उठता दिखाई दिया। मैंने कहा चलो एक चौक में एक जगह थी, वहां चाय मिल मिल जाएगी। जी। मैंने उसको बोला चाय बनाओ भाई। बबलू बबलू चाय बना रहा था। अचानक मेरा ध्यान गया कि रेडियो टंगा हुआ है एक खूंटी पे वहीं, और रेडियो पे एक मुशायरा चल रहा था कोई। जी। तो मैंने उसको बोला वॉल्यूम बढ़ाओ। उसने वॉल्यूम बढ़ाया बबलू ने, जी। और जो पहला शेर सुना वो जी। किसी बहुत बड़े शायर का था, मैं उनका नाम इस वक्त फरामोश कर रहा हूँ। जी। जो पहला शेर सुना वो था कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। जी। कि अगर हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो तुम्हें क्या, क्यों तकलीफ है, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो। अब मैं आईना हूं, मेरा मुकद्दर है टूटना। तो ये जो एक पहला लफ्ज था ना मुंतशिर, ये जी। लग गया सीधे दिल पे मेरे। और मैंने वही इसको जोड़ के देखा मनोज के साथ, मनोज जी। मुंतशिर। तो एक फोनेटिक वैल्यू थी, एक रिंग थी, एक साउंड था अच्छा, एक घन गरज थी। और जी। उसी शाम 97 की दिसंबर की उसी शाम ये मनोज जी। शुक्ला मनोज मुंतशिर हो गया। आप जब अमेठी से बॉम्बे की ओर बढ़ रहे थे, जब ट्रेन का सफर शुरू हो रहा था, हम्म। तो उसमें आपके दोस्तों का भी बहुत बड़ा किरदार है। हाँ, दीपक और परेश। तो जी। दीपक मेरा वो दोस्त है जो कि स्कूल टाइम से दोस्त है और आज तक है। और आज तक हम बदस्तूर वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे हम पहले जुड़े हुए थे, या इनफैक्ट अब ज्यादा जुड़े हुए हैं। पहले शायद इतना जुड़े हुए नहीं थे। परेश जी। भैया हमारे सीनियर थे, पर मतलब बहुत बहुत अच्छे उनसे ताल्लुकात थे। मुझे आज भी याद है जब दीपक और परेश भैया ही मुझे छोड़ने आए थे। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, अभी भी चलती है। 7:20 पे चारबाग प्लेटफॉर्म से का प्लेटफॉर्म छोड़ती है वो। तो दीपक ने मुझे एक कार्ड दिया, परेश भैया ने कार्ड दिया। उस कार्ड पे लिखा हुआ था कि खेत में खड़ा हुआ एक पुआल का आदमी भी पक्षियों से फसलों की रक्षा कर लेता है, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते। तो बड़ा इंस्पायरिंग था वो, मुझे आज तक वो लाइनें याद हैं। और दीपक ने मुझसे यही कहा था कि पूरी दुनिया हंस रही है हम पे जब तुम जा रहे हो जी। कि इनको मजरू सुल्तानपुरी बनना है, इनको साहिर बनना है। और हंसी रहते, बात सही है, वो होता ही है, कोई किसी का दोष नहीं है उसमें। लोगों के सामने ऐसे एग्जाम्पल थे नहीं कि उस छोटे से शहर से निकल के कोई बना हो या कोई कोई जी। बहुत दूर तक गया हो। दीपक ने यही कहा था कि मुझे तो पूरा भरोसा है और इस भरोसे पे खरा उतरना है, लौट के मत आना जब तक जीत न जाना अपनी बाजी। मैंने कहा ठीक है, नहीं लौटूंगा।
जी। बॉम्बे में आपकी शुरुआत आपने एक बड़ी अच्छी रही, आपने बच्चन जी के साथ बहुत अच्छा शुरुआत किया था केबीसी का। मैंने जी, पढ़ा था कि आप बिना रुके साल के 365 दिन तक काम करते थे, बिना किसी ब्रेक के। मुझे जी, मैं यहाँ-वहाँ घूमता रहता था कि कहीं काम मिल जाए। तो फ़िल्मों में तो ख़ैर काम मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा था, पर टेलीविज़न उस वक़्त नया-नया बूम पे आ रहा था। तो जी, टेलीविज़न बहुत सारी ऐसा दिख रहा था कि बहुत जगह है टेलीविज़न में फिट होने के लिए। तो मैं कभी-कभी यहाँ-वहाँ स्टूडियोज़ चला जाया करता था किसी से मिलने-मिलाने। जी, तो उस दौरान मैंने कोई 1-2 शोज़ भी लिखे, जिनके लिए कुछ पैसे-वैसे तो ख़ास नहीं मिले पर लिखा। उन्हीं जी, में से कोई शो मिस्टर बच्चन ने देख लिया था जी, और मुझे ये मेरे पास पेजर हुआ करता था, मेरे पेजर पे मुझे मैसेज आया कि प्लीज़ कॉल ऑन दिस नंबर, नीड टू फिक्स योर मीटिंग विद मिस्टर अमिताभ बच्चन। दादर एक मार्केट है मुंबई में, वहाँ गया सेकंड हैंड मार्केट और वहाँ से सेकंड हैंड शर्ट खरीदी, कपड़े खरीदे, पैंट ली, जूते लिए, मोज़े लिए, सब कुछ सेकंड हैंड लिया। तो जूता बहुत महँगा था, ₹50 का था उस वक़्त। जी, तो वो जिससे मैं ले रहा था उसने बोला इतना फैंसी जूता मत लो, ₹50 में तो मैं ऐसा टिकाऊ जूता दे दूँगा मज़बूत जो कुछ दिन चलेगा। मैंने जी, कहा नहीं मुझे तो यही पसंद है, ये कब तक चलेगा? तो कह रहा है ये ज़्यादा नहीं चलेगा, ये चलेगा 10-15 दिन में टूट जाएगा। मैंने कहा बस कल तक चलना चाहिए, कल मैं अमिताभ बच्चन से मिल रहा हूँ, उसके बाद टूट जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, तो जेडब्ल्यू मैरियट में मुलाकात होती है मिस्टर बच्चन से और उनको कुछ अच्छा लग जाता है मुझ में, पता नहीं क्या, बड़े लोग हैं वही जाने। और फिर एक सिलसिला शुरू होता है केबीसी लिखने का और यहाँ से मेरी टेलीविज़न में फुल फ्लेजेड ऐसी एंट्री हुई कि वो दिन और 2014 तक जब तक गलियां के बाद मैंने छोड़ नहीं दिया टीवी इंडस्ट्री, जी, तो 365 दिन मैं काम करता रहा एक ही वक्त पे। जितने भी उस वक्त के बड़े सैटेलाइट चैनल्स थे वो चाहे सोनी हो, स्टार हो, जी हो, जितने भी थे या कलर्स हो, तो सब पे मेरे ही शोज चलते थे और अच्छी रही जिंदगी। टेलीविजन ने बहुत डिग्निटी दी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सर वो जो जूता था, उस जूते ने इंस्पायर किया था वो शेर लिखने के लिए फटे जूते पहनकर? हाँ, जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। जी, वहीं से इंस्पायर हुआ था मैं। जी, तो अब 2015 आता है, जी, तेरी गलियाँ, जी। आइफ़ा। फिर हुँ। तो ऐसी कोई गली नहीं बची थी जहाँ पर मनोज मुंतशिर छाए ना हों। इसके पीछे की कहानी बहुत सिंपल थी क्योंकि तब तो मैं फ़िल्मों में गाने लिखता नहीं था। तो ऐसा तो था नहीं कि मुझे किसी ने बुलाया, मुझे किसी ने सिचुएशन दी, ये तो था नहीं। अ, मैं गोरेगाँव में जिस बिल्डिंग में तब रहा करता था और आज भी यहीं रहता हूँ, तो एक दिन सुबह मैं तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे जॉगिंग के लिए निकला और कान में आइपॉड लगा के और जॉग कर रहा था। जी, अचानक मेरा ध्यान गया कि जो लेन मेरे घर की थी, जो मेरे घर तक आती थी, मेन रोड से मेरे घर तक जो लेन आती थी, उसपे एक पत्थर लगा हुआ था और उस पत्थर पे लिखा हुआ था गोविंद जी शराफ मार्ग। तो जी, मैंने कहा अच्छा मतलब इसका नामकरण हुआ है इस लेन का अभी, शिलान्यास हुआ होगा। वो मार्ग वर्ड मेरे दिमाग में अटक गया। मैं जॉगिंग करते-करते मार्ग पे सोचने लगा। मार्ग, पथ, पगडंडी, रास्ता, स्ट्रीट, लेन, गली, गलियाँ। जैसे गलियाँ वर्ड दिमाग में आया मुझे लगा यार ये तो बड़ा रोमांटिक वर्ड है। और फिर मैंने ये कुछ लाइनें अगले 90 सेकंड्स में लिखी। जॉग करते-करते इनफैक्ट मोबाइल पे लिखता रहा कि यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, यहीं मरना और जीना, यहीं मंदिर और मदीना, गलियाँ तेरी गलियाँ। ये मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त थे, म्यूज़िक डायरेक्टर सबको भेज दिया। किसी को जी, पसंद नहीं आया। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक सबका मैसेज आ गया था कि ब्रो इट्स वेरी एकेडमिक एंड दिस एंड दैट। मैंने कहा नहीं-नहीं मैंने इसलिए नहीं भेजा कि आप इसका गाना बनाएँ, रिकॉर्ड करें। थोड़ी देर बाद मेरा छोटा भाई है वो अंकित, वो सो के उठता है तकरीबन 12 बजे, वो मुझे मैसेज करता है कि भैया आपने कुछ भेजा है, कॉल करता है इनफैक्ट। मैंने कहा हाँ, तो कह रहा है मैं आपने किसी और को तो नहीं दिया? मैंने कहा देखो मैंने सबको देने की कोशिश की, लिया किसी ने नहीं। तो वो कहता है मैं इसको कंपोज़ करूँ क्या? मैंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी कंपोज़ करो। तो इनफैक्ट अंकित 12 बजे वो भी वॉक पे निकला। जी, अब मतलब 12 बजे कौन वॉक करता है, पर वो अब कलाकार आदमी है, क्या सवाल पूछेंगे आप उनसे। तो 12 बजे अंकित भी वॉक पे निकला और अंकित वॉक करते-करते उसने ये कंपोज़ किया, यही डूबे दिन मेरे। उसने नेक्स्ट डे मोहित सूरी को सुनाया। जी। मोहित एक विलेन बना रहे थे, मोहित के दिल पे लग गया गाना। फिर हाँ, फिर उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। अब जब लगातार हिट पर हिट गाने दिए जा रहे थे, तो एक पिक्चर आई थी एमएस धोनी। उसमें एक गाना था, कौन तुम्हें यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।
तो इसकी कहानी मैंने आपके घर से और सोशल मीडिया पे सुना था कि ये पहले आपके बेटे के लिए लिखा था आपने, फिर उसको बाद में आपने मूवी में दिया। आरू के लिए लिखा नहीं था, इनफैक्ट वो तो एक अलग जी। कहानी है। उसमें ये है कि हर घर में वो चलता है ना कि बेबी हु लव्स यू मोर, मम्मा और पापा, ओके। कौन ज्यादा तुम्हें प्यार करता है? मम्मी प्यार करती, पापा प्यार करते हैं। तो वैसा ही दिन था मेरी लाइफ का, एक एक रोजमर्रा का दिन। तो मेरी वाइफ थी और मैं भी था। तो मैंने आरू के साथ में खेल रहा था। मैंने खेलते खेलते आरू से पूछा कि आरू तुम्हें ज्यादा प्यार कौन करता है, मम्मी या पापा? तो उस दिन आरू शायद मुझसे बहुत खुश नहीं था। आरू ने बोला मम्मी ज्यादा प्यार करती। तो मैंने कहा चल, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ? तो वो मेरे मुंह से अचानक वो लाइन निकली, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ, और निकलते ही मुझे लगा कि ये तो कुछ मैजिक है इस लाइन में। वैसे आपका गाना एक केसरी का, वो हर जगह सियासत में भी फिट हो गया, जी देश की जनता तक, आवाम तक फिट हो गया और सैनिकों तक फिट हो गया, केसरी का। जी। केसरी का गाना वो ऐसे कहाँ से इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपने इतना दर्द भरा, इतना जो हर किसी को जोड़ ले? जैसे एक जोड़ ऐसे था कि जैसे एक माँ का एक गर्भ से जन्मे बच्चे का नाभि का जोड़ हो, वो जोड़ दिखाए। हर एक आवाज़ उसके साथ सुर मिला के बोलती थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कभी दावे से नहीं कह सकता मैं कि दूसरी तेरी मिट्टी लिख पाऊंगा। इसका मुझे कोई ना कॉन्फिडेंस है, और ना मैं ऐसा कोई चैलेंज करता हूँ कि भाई तुम जब भी मेरे पास लेके आओगे सिचुएशन में तेरी मिट्टी लिख दूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये गाना मेरे लिए बेसिकली फ्रेमवर्क बन गया लिखने के लिए, कर चले हम फिदा। मैंने इतनी लाइनें पहले शुरू में लिखी थी क्योंकि 1 मिनट की ही जगह थी वहां, कि ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ए मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो इतना लिख के मैं चला गया लंदन, क्योंकि मेरी तब बुक रिलीज हुई थी, मेरी फितरत है मस्ताना। मेरी फितरत है मस्ताना। जी, और मैं उसके बुक टूर पे था, तो मैंने ये दिया है इधर करण जौहर को और अनुराग को, और मैं निकल गया लंदन। दूसरे तीसरे दिन मुझे लंदन में फोन आता है फिर से जी। अजीम का, कि करण सर को एक और स्टंजा चाहिए। मैंने कहा पर सिचुएशन तो यार मतलब जो आपके पास है एडिट में तो 1 ही मिनट है। तो बोले हाँ बट ही हैज लव द सॉन्ग एंड ही वांट्स कि हम बड़ा कर लेंगे फिल्म में, आप पहले एक और लिखो। तो मैं लंदन में था, मुझे लंदन में यू अपना इंडिया बहुत याद आ रहा था। तो वही सारी चीजें जो हमें इंडिया की जिनसे हम शिकायत करते हैं कि बड़ा पोल्यूशन है, बड़ा ट्रैफिक है, वो सब मुझे एक्चुअली याद आ रहा था, या बड़ी गर्मी है। फरवरी में मतलब लंदन में इतना इतनी चिलिंग ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था। तो वहां जी। मैं वाकई बहुत मिस कर रहा था अपना इंडिया। और ये थॉट आया वहां कि सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, हाँ। आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। नसीबों वाला था। जी। तो सर एक बार वो डायलॉग हो जाए, बाहुबली वाला कटप्पा का वो डायलॉग। हाँ, 2 डायलॉग हैं जो बड़े लोगों को पसंद आए, तो मैं दोनों ही पढ़ देता हूँ कि गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उँगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। और जो एक और था कि जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। बाहुबली की अपनी एक अलग कहानी है, बट आई एम ग्लैड कि बाहुबली भी उन फिल्मों में से है, शोले के बाद जिनके डायलॉग्स लोगों को याद रहे। जी। अगर आपकी इजाज़त हो सर थोड़ा-सा हम अवधी में बोले अपनी गाँव की भाषा में। एकदम बोला कहाँ, हम तो दना-दना उदी बोली थी। हाँ, तो एक ज़िक्र आवत है पंडित श्री कृष्ण तिवारी हैं, वो हाँ, लिखे हैं जायसी ग्रंथावली में, जायसी जी के बात पे हाँ, कि एक चित मोर बसे अवधि में, देव न दिए फारसी, तड़पत जियरा मोर बिरह के कहत फिरें जायसी। मतलब हाँ, कहा था कि जायसी जी एकदम प्योर अवधी भाषा में लिखत रहे, उर्दू, अवधी, फारसी सब अच्छी रही उनके। हाँ। तो कुछ अवधी में मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में बतावें? मलिक मोहम्मद जैसी जी के बारे में हम का बताइए, लेकिन अवधी अगर आज पूरी दुनिया में जानी जात है, वाकई इतना बड़ा रुतबा, उतना बड़ा वाकई जलवा है, हुँ। तो 2 ही जने वहाँ के पीछे ज़िम्मेदार हैं, एक जायसी बाबा और एक तुलसी बाबा। तो ये जी। 2 जने मिलके अवधी का इतना बड़ा दर्जा दे दें, जोन कोनो आंचलिक भाषा का नहीं मिला है। तो का कबो मन होत है कि अवधियों में कुछ लिखे के चाही?
एक फिल्म है हमारे जय गंगा जल। हाँ तो जय गंगा जल आप देखबा तो जय गंगा जल में बहुत जगह ऐसा है कि हम प्रॉपर अवधि के कलर लेके आवा है, वहां आधा लिखे ही हम गने जेमा प्रियंका चोपड़ा है और चारों तरफ से पुलिस पुलिस के ऊपर अटैक किए हैं गुंडे। तो देखा आप तो जो चलते बैकग्राउंड में म्यूजिक गन 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 गोम में बाजी हाथ तमंचा है लहराए आर हाँ पार की मार मची है जान बचे तो लियो बचाए चील उड़े आकाश मताजे मास की आस मताक लगाए बम बम भोले अखियां खोले तीनों लोक भस्म हो जाए धन घोर घना घन। तो देखा तो है जो मौका मिले तो जरूर लिख पे हमारा भाषा है ना, बड़ा गर्व है हमका भाषा पे। हम एक शेर से अपन बात खत्म करी थे जी जी कि लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूं अब किसी का हो नहीं सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।